अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पिछली क्लास में हमने तमाम शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को देख लिया था एक्सेप्ट ऑपरेटिंग लीज। हमने लीज तो समझ लिया था, लेकिन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज को साइड बाय साइड पढ़ेंगे। हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जब आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन बने तो वो 1 साल के बाद बने या आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन बने ही नहीं। शुरू की 2 लाइनें पढ़ो। लिखा हुआ है कि फंड्स जो कि 1 साल के बाद पे बैक किए जाते हैं वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लेकिन हम कहेंगे वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस। अगली लाइन पढ़ो कि सर्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शंस डायरेक्टली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द परमानेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑब्लिगेशन डज नॉट इवन अराइज। जहां पे पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज होती ही नहीं है, ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लेकिन कौन सा? लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस। पहली लाइन जो है वो है लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस, ये रही। और जो दूसरी लाइन है वो है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस। सही है। ये बुक के अंदर जब तुम रीडिंग करोगे ना तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद क्या है? सिर्फ कहानियां कि भाई प्राइमरी पर्पस क्या होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। प्राइमरी पर्पस ये होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करना है। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो भी आप कंपनी के एसेट को फाइनेंस कर रहे हो तो आपने फाइनेंसिंग मेथड को देखना होगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट को फाइनेंस करना है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ जाओ, लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करना है तो लॉन्ग टर्म एसेट की तरफ चले जाओ। तो यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमें कोई लॉन्ग टर्म एसेट फाइनेंस करना होगा। जैसे कि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे प्लांट परचेज करना है, मुझे कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है, मुझे अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जाना पड़ेगा। ये बुलेट पॉइंट्स में यही कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो दो होते हैं, डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस। जैसे तो हमें पता ही नहीं था। डेट फाइनेंस अगर बात करें लॉन्ग टर्म में तो आपके पास तीन है। टर्म लोन्स, वो जो हमने बैंक लोन पढ़ा था उसी को 1 साल के ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा टर्म लोन। वही वाली चीज है कि भाई एक बैंक के पास मैं गया, मेरी एक कंपनी है, मैंने बैंक को तमाम डॉक्यूमेंटेशन दिखा दी। बैंक ने बोला क्या चाहते हो? मैंने बोला मुझे चाहिए 5 लाख रुपए का लोन। बैंक ने बोला कितने टाइम बाद वापस करोगे? मैंने बोला 3 साल के बाद। बैंक ने कैलकुलेशन की, बोला तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% पर एनम। मैंने कहा 5 लाख रुपए पे अगर मैं 10% पे करता हूँ तो मुझे 50,000 रुपए, 50 रुपए, हाँ 50,000 रुपए मुझे एक महीने के 1 साल के पे करने होंगे। तो 50, 50, 50, 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट के और प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए। तो टोटल मुझे 6,50,000 रुपये वापस करने। तो मैंने कहा ठीक है डन। बैंक ने बोला कुछ कोलेटरल रखवाना पड़ेगा। मैंने कहा कोलेटरल क्या रखोगे? तो बैंक ने बोला कि हमारी पॉलिसी ये होती है कि अगर हम कोई भी चीज आपको कोई भी लोन देते हैं तो लोन प्लस इंटरेस्ट के ऊपर 1 लाख रुपए की चीज हम गिरवी रखवाते हैं। तो मैंने कहा कि यार 7.5 लाख रुपए की कोई चीज। मैंने अपनी गाड़ी देखी तो गाड़ी की मार्केट वैल्यू थी 7,70,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है तुम इसको कोलेटरल के तौर पर रख लो। एग्रीमेंट में ये हुआ, उसने कहा कि भाई मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे दो। अब सवाल आ सकता है ना, इसलिए मैंने बोला कि एग्रीमेंट ये हुआ कि मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे दो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या करो कि डॉक्यूमेंट्स मुझसे 3 साल के बाद ले जाना। तो यहाँ पे सारे एग्रीमेंट्स हो गए, लिखत पढ़त हो गई। मैंने क्या किया, हर साल मैंने इंटरेस्ट पे किया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मैंने इंटरेस्ट के साथ उसके प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी। उसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन वापस कर दी गाड़ी की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, टर्म लोन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि यहाँ पे आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कोलेटरल लगवाना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। और इसका एडवांटेज ये है कि ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा कोई बिजनेस में। इसका डिसएडवांटेज होगा यहाँ पे कैविएट होगा। कैविएट, क्योंकि कैविएट क्या होता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एग्रीमेंट के वक्त पे लिखवा दिए जाते हैं, CAVEAT। यहाँ पे कैविएट होगा। भाई जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है तो वो कुछ अपनी शर्तें लिखवा सकता है। उसने बोला कि भाई शर्त ये है कि जो तुमने गाड़ी गिरवी रखवाई है फॉर एग्जाम्पल, तुम ये चलाओगे नहीं, क्योंकि क्या होगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कैविएट डाल दिया। तो उसने बोला ठीक है भाई गाड़ी मेरे पास रखी है, कोई मसले की बात नहीं है, मैं चलाऊंगा नहीं, कम से कम ये है कि ये सिक्योरिटी है कि अगर मैं लोन पे नहीं कर सकता तो मैं इसको गाड़ी दे दूंगा, है ना। कैविएट डाल दिया। उसने कैविएट ये डाल दिया कि भाई हम जो ना इस्लामिक बैंक है तो हम जो आपको लोन दे रहे हैं तो नहीं, वो इंटरेस्ट वाली बात रह जाएगी। नहीं नहीं, इस्लामिक बैंक नहीं, वो इंटरेस्ट वाली बात रह जाएगी। उसने बोला कि भाई हमारा जो बैंक है उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, हम कन्वेंशनल बैंक है, हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। आप किसी भी ऐसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है। अगर आप हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त आपसे क्या करेंगे, लोन की अमाउंट वापस मांग लेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भाई
जो भी उस वक्त तक का इंटरेस्ट बनता है ना, आप उसी वक्त पे कर दो। अब आपके पास पैसे हो या नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। सही है, तो कुछ कैविएट भी हो सकता है। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है टर्म लोन के। टर्म लोन वही है जो कि बैंक लोन था, बस इंटेंसिटी नौयत बड़ी हो गई बस। फिर अगला आपके पास है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। मैं आपको बॉन्ड्स समझा रहा हूं। सबसे पहले कुछ चीजों की क्लैरिटी कर लेते हैं। बॉन्ड्स शेयर्स से अलग होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूं, पहले बॉन्ड्स बता दूं। बॉन्ड्स का दूसरा नाम है डिबेंचर्स। बॉन्ड्स का दूसरा नाम है डिबेंचर्स। सर, बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड्स तो नहीं जो कि मेमन मस्जिद के सामने प्राइस बॉन्ड्स मिलते हैं, नहीं। वो प्राइस बॉन्ड्स क्या होते हैं? सब प्राइस बॉन्ड्स परचेज करते हैं, किसी एक लकी विनर का प्राइस लग जाता है और उसे पैसे वैसे मिल जाते हैं, दैट समथिंग एल्स। वो प्राइस बॉन्ड है, वो नहीं। सर बॉन्ड वो तो नहीं कि जो बच्चे क्या करते हैं कि बैठ के समझ बॉन्ड सूंघते हैं, नहीं वो वाला भी नहीं है। सही है अच्छा, लेकिन वो नहीं है। सही है। अब बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स है डिबेंचर। बॉन्ड्स एक सर्टिफिकेट है, शेयर एक सर्टिफिकेट है। बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है, शेयर एक सर्टिफिकेट है। बॉन्ड क्या सर्टिफाई कर रहा है? सुनना, बॉन्ड ये सर्टिफाई कर रहा है कि जिसके पास ये बॉन्ड सर्टिफिकेट मौजूद है, ये हमारी कंपनी का लेंडर है, ये हमारी कंपनी का क्रेडिटर है, इसने हमें लोन दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेट शो कर रहा है। इसमें लोन की अमाउंट भी लिखी है, कितना लोन दिया हुआ है। इसमें परसेंटेज भी लिखी हुई है कि हम इसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। इसमें मेच्योरिटी डेट भी लिखी है कि इतने साल के बाद हम इसको इसके पैसे वापस कर देंगे। एक सर्टिफिकेट है। तो कंपनी ने अगर तुमसे लोन लिया हुआ है, तुम उसके क्या कहलाओगे? डिबेंचर होल्डर। तुम्हारे पास का डिबेंचर है, तुमने उसको होल्ड किया हुआ है, डिबेंचर होल्डर कहलाओगे। ये तुम्हें सर्टिफाई करा, तुम कंपनी के लेंडर हो। तो ये क्या हो गया? आपके पास डेट फाइनेंसिंग हो गई, और डेट फाइनेंसिंग में आ भी रही है। और कौन सी फाइनेंसिंग होगी? लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग होगी। क्योंकि सोचो, कंपनी ने अगर डिबेंचर ऑफर किए थे जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक ने खरीदे होंगे, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने डिबेंचर्स परचेज किए होंगे। मैंने हजारों लोगों को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए होंगे। कंपनी का दिमाग खराब है कि वो क्या करे कि हजारों डिबेंचर्स ऑफर करे, लोग उसे परचेज करें, उन सबको डिबेंचर सर्टिफिकेट बांटे। इस एक्टिविटी में 1 महीने की ख्वारी तो है। 1 महीने की ख्वारी के बाद कहते हैं कि ये डिबेंचर 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर रिडीमेबल है, कि 1 साल के अंदर अंदर हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। जब तुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना ही था, तो जाके बैंक से सीधा सीधा लोन ले लेता ना। इतनी ख्वारी क्यों की? सर्टिफिकेट प्रिंट करवाए, सही है, बैंक में फॉर्म रखवाए, लोगों ने आके फॉर्म फिल किए, तुम्हें पैसे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि तुमने उनको सर्टिफिकेट इशू किए। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद 1 साल के बाद क्या हो रहा है कि तुम उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हो। डजेंट मेक सेंस। तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्टिफाई कर रहा है, सर्टिफिकेट है जो कि सर्टिफाई कर रहा है कि जिसके पास ये मौजूद है, कंपनी का लेंडर है। अब शेयर की तरफ चलते हैं। शेयर्स का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक। सर अब समझ आया, स्टॉक इन्वेंट्री नहीं भाई। इन्वेंट्री अलग है। इन्वेंट्री क्या होती है? जो मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट होता है, मैं उसको परचेज करता हूं तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट करता हूं, या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करता हूं। जब मैं इसको सेल करता हूं तो कैश डेबिट करता हूं और सेल्स क्रेडिट करता हूं। तो जो कैश और सेल्स का सॉरी परचेज और कैश सेल्स का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है आपके पास? इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। नहीं सर, ये वो इन्वेंट्री नहीं है, वो स्टॉक अलग है। ये कौन सा स्टॉक है? ये शेयर है। ये शेयर है जो कि सर्टिफाई कर रहा है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्टिफाई कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास कंपनी का शेयर मौजूद है, तुमने शेयर होल्ड किया हुआ है, तुम कौन हो? शेयर होल्डर। तुम कंपनी के ओनर हो। सही है, तुम कंपनी के ओनर हो। तो ये तुम्हें इसमें भी लिखा होगा कि इसके पास इतने शेयर्स मौजूद हैं, इतने रुपए के हिसाब से, तो ये कंपनी का इतना ओनर है। मैंने बोला यार, अगर इसके पास 10,000 शेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 10,000 शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ही 1 लाख, कितना परसेंट ओनर होगा? 10%। सिंपल हो गया। ये कंपनी का 10% ओनर है। ये क्या सर्टिफाई करेगा? इसके पास कंपनी का 10% वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट है। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। जो शेयर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्विटी फाइनेंस इन्वॉल्व है। जो डिबेंचर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे डेट फाइनेंस इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये क्रेडिटर है, इसने उधार दिया हुआ है, इसने कंपनी को पैसे दे दिए हैं। मेच्योरिटी डेट पे ये पैसे वापस लेगा 1 साल के बाद। वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, डिबेंचर पे डिपेंड करता है। शेयर होल्डर कभी भी पैसे वापस कंपनी से नहीं ले सकता, उसको शेयर पसंद नहीं आते, वो किसी और को जाके बेच आएगा। डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड,
स्टॉक मतलब ठीक हो गया। अब चलते डिबेंचर्स की तरफ। अब तुम रीड करो, तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते ये, और ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट का मतलब है कि जिसके पास ये है वो कंपनी का क्रेडिटर है, ओनर नहीं है। यहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, द बोरोवर जो लोन ले रहा है, तो कंपनी लोन ले रही है तो ये इश्यूअर है, क्या इश्यू कर रही है सर्टिफिकेट। लेंडर जो बायर है, इसने क्या परचेज किया, सर्टिफिकेट परचेज किया तो पैसे दिए हैं। बोरोवर गवर्नमेंट भी हो सकती है, तुमने देखा होगा गवर्नमेंट के भी टी बिल्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लोग परचेज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट मिलता है, और एक वक्त के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उनके अकाउंट में पैसे वापस डाल देती है, यानी कि उनको रिडीम कर दिया उनका डिबेंचर। लोकल बॉडीज जैसे कि नहीं डीएचए के बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, सही है, और कॉर्पोरेशन कंपनी भी अपने डिबेंचर्स ऑफर कर सकती है। यूजुअली ये फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, ये बात हमें पता है, सही है। कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है डिबेंचर के ऊपर, जितना आपके पास डिबेंचर की होल्डिंग है। पीरियोडिक इंटरवल से मिलते हैं इंटरेस्ट, पीरियोडिक इंटरवल से मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है। और रिडीमेबल डेट होती है इनकी प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट में, कि एक फ्यूचर डेट में ही आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो डिबेंचर भी क्या है, एक तरीके का लोन ही है, लेकिन मैं बैंक एक इदारे से लोन नहीं ले रहा, मैं जनरल पब्लिक से एक बड़ी अमाउंट टूटे टूटे हिस्से में ले रहा हूं। मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, मैं बैंक से ले सकता हूं तो एक इदारे से लोन लूंगा। मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, मैं जनरल पब्लिक से ले सकता हूं, अब कोई मुझे 10 लाख रुपए दे दे, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दे, जितना डिबेंचर वो परचेस करेगा उतना लोन मुझे मिल जाएगा। समझ आ गया। बॉन्ड्स में कोई मसला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का देख लेता हूं। नहीं शिजा, बॉन्ड और डिबेंचर एक ही चीज होती है। बॉन्ड इशू कौन करता है, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, लोकल बॉडी भी इशू कर सकती है, और कंपनी भी इशू कर सकती है। जनरल पब्लिक तो परचेज करने वाली है। भाई तुम्हें बॉन्ड इशू किए गवर्नमेंट ने, तुमने परचेज कर लिया, तुम जनरल पब्लिक हो, तुम डिबेंचर होल्डर हो। तुम्हें बॉन्ड इशू किए लोकल बॉडी ने, डीएचए ने, तुमने परचेज कर लिया, तुम जनरल पब्लिक हो, तुम डिबेंचर होल्डर हो। तुम्हें बॉन्ड इशू किए एक XYZ कंपनी ने, तुमने परचेज कर लिए, तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुम जनरल पब्लिक हो। तो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। ऑफर करने वाला कौन है, लोकल बॉडी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। खरीदने वाला जनरल पब्लिक है, सिंपल है। बॉन्ड और डिबेंचर एक ही चीज होती है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई। इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें कुछ एडवांटेजेस काम के हैं, कुछ बेकार है, सही है। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिल रहा होता है, फिक्स्ड रेट पे होता है। वो फिक्स्ड रेट क्या होता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। अभी कूपन रेट क्या कहानी है, सिंपल है। मैंने मार्केट में चेक किया, मैं डिबेंचर ऑफर कर रहा हूं, मैंने मार्केट में चेक किया आज का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, जो सेट टैप आया है, फॉर एग्जाम्पल 15% है, तो दैट 15% इज कूपन रेट, के कूपन पे क्या रेट लिखा है, 15%। कल को रेट 17% हो जाएगा, तो कल कूपन रेट क्या हो जाएगा, 17। तो मैंने आज के कूपन रेट पे सेट किया 15%, बस ये कहानी। कूपन रेट का मतलब क्या, कूपन पे एक चीज लिखी हुई है बस। अब इसको ज्यादा नहीं करना, सीधा सीधा फिक्स रेट, मार्केट रेट कह लो, कूपन रेट कह लो, उस वक्त का जो चला है, बाद में ये चेंज नहीं करेगा। एक बंदा कहता है कि तुमने मुझे 15% पे इंटरेस्ट रेट दिया था, सही है, मुझे 15% सूद मिलेगा। 2 दिन के बाद 17% हो गया था, बोलेगा भाई कूपन रेट उस वक्त क्या चल रहा था, जिससे तुम देखो तुम्हारे सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हुई है, लिखा है 15 अक्टूबर, तुमने 15 अक्टूबर को परचेज किया था, तुम जो मुझे 17% दिखा रहे हो वो 18 अक्टूबर को हुआ था। तो बोला हम कूपन रेट फॉलो करेंगे, वो फिक्स होता है, बस ये कहानी है। फिक्स रेट की बात की, ठीक हो गया। अगला आपके पास है, ये लेस रिस्की होता है एज कंपेयर टू इक्विटी स्टॉक। अच्छा, रिस्क को किससे एसोसिएट किया है, रिस्क को एसोसिएट किया है इसकी एंडिंग से। ये जो आपके पास डिबेंचर्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, शेयर खत्म नहीं होते, बस इसलिए कि शेयर का रिस्क हमेशा सर पे रहता है, डिबेंचर्स का रिस्क खत्म हो जाता है। रिस्क एसोसिएट किया किससे, मेच्योरिटी डेट से। समझ आ गया। तीसरा लिखा है कि ज्यादातर जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल रेटिंग होती है। भाई ये कंपनी है, उसके उसके बॉन्ड्स का सीन ये रहता है कि पिछले 50 सालों से जब भी वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, वो अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देती है, वो टाइम पे पैसे भी वापस कर देती है, टाइम पे इंटरेस्ट भी दे देती है। तो इसका मतलब है कि उसकी रैंकिंग बहुत जबरदस्त होगी। अगर ऐसी कंपनी
जो है जनरल पब्लिक को जो है डिबेंचर ऑफर करेगी तो उसके डिबेंचर जल्दी मार्केट में बिक जाएंगे, क्योंकि उसकी यूनिवर्सल रेटिंग ज्यादा है, उसको हेल्प मिल जाएगी। एक कंपनी है जो कि कभी टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं करती है, कभी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करती है, उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। अगर जनरल पब्लिक में वो शेयर डिबेंचर ऑफर करेगी तो उसके शेयर ज्यादा, सॉरी डिबेंचर ज्यादा परचेज नहीं होंगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नाम से समझ आ रहा है भाई? फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि मेरी कंपनी के जो डिबेंचर्स है वो इतने मजेदार नहीं है, तो इसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए काम करता हूँ कि जो लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं तो उनको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे देता हूँ। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि अभी तुमने 5 साल के बॉन्ड्स हैं, तुम्हारे पास एक ऑफर आएगी 3 साल के बाद। वो ऑफर ये कि 3 साल के बाद तुम चाहो तो इसको अपने आप को शेयर होल्डर में कन्वर्ट करा लो। तो आपने जनरल पब्लिक को ऑफर किया, कुछ लोग सोच रहे थे कि इसकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, लेकिन मसला सारा है कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसके डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, 3 साल तक देख लेते हैं। 3 साल तक कुछ नहीं, इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 3 साल के बाद अगर लगा कि कंपनी में तप्पड़ है तो शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं हुआ तो मजीद 2 साल इंटरेस्ट खाएंगे और कंपनी से निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एडवांटेज ही है ना, सही है। फिर लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, सही खसारे में चली गई, वो कहते हैं कंपनी खसारे में चल रही फिर भी मुनाफा हो रहा है, तो यहां पे अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया तो क्या होगा कि सबसे पहले जो लाइन लगेगी पैसे कलेक्ट करने वालों में, उसमें सबसे आगे कौन खड़ा होगा? शेयर होल्डर्स नहीं, सबसे पहले खड़े होंगे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में डिबेंचर होल्डर्स भी आ गए, बैंक्स भी आ गए, और बाकी जितने भी लैंडर्स हैं वो सब आ गए, तो ये लोग लाइन में पहले होंगे। फिर जब इनकी लाइन खत्म होगी तो आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर आएंगे बेचारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, सही। फिर आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास मीडियम और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ना आपको मिल जाती है। अब ये ना ये आईकैप की अपनी पख डालने वाली बात है। तुम बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, तुमने बीच में मीडियम टर्म घुसा दिया। हमें पता है मीडियम टर्म क्या होता है, क्या होता है? 1 से 3 साल, 1 से 3 साल। लेकिन मैंने आपको बताया था जब मीडियम टर्म नहीं होता, जब मीडियम टर्म नहीं होता तो हम मीडियम टर्म को किस में शामिल कर लेते हैं? लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म कितना हो गया? 1 से अनलिमिटेड, जितना भी जाना चाहे। तो मीडियम वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, क्यों हटा रहे हो? जब तुम कहोगे कहोगे ना कि 1 साल का डिबेंचर है, हम मान लेंगे कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म है। तुम कहोगे ना 2 साल, हम मान लेंगे लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से तुम शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क से बच जाते हो। सर ये शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क क्या है? नीचे डैश लगा के लिख दो, डेट ट्रैप। वही वाली बात ना, कि शॉर्ट टर्म का तुम लोन लोगे और तुम वो पे ऑफ नहीं कर सकते, तुम अपने शॉर्ट टर्म रिस्क को कैसे करोगे? रीफाइनेंस कर लोगे, तुम एक और लोन उठा लोगे। तो डेट ट्रैप से बचने के लिए क्या है? सिंपल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि तुम्हें बार बार जाकर लोन ना लेना पड़े, तुम एक ही बारे में एक बड़ा लोन ले लो डिबेंचर्स की शक्ल में। ये बात समझ आ गई? लास्ट में लिखा हुआ है कि ये एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कंपेयर टू बैंक। बैंक में आपको जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, यहाँ पे इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, क्योंकि बैंक तो एक्सपर्टीज रखती है इंटरेस्ट निकालने में। जनरल पब्लिक तो थोड़ी सी मासूम है, तो उनको कम इंटरेस्ट देके भी काम चला सकते हैं। एडवांटेजेस सारे समझ आ गए। डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस ना सिर्फ नाम के ही हैं। जैसे एक एडवांटेज ये था, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जाता है, एडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज कब बन जाएगा? ये साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज तब बन जाएगा जब आपने जब कूपन रेट पे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आगे कूपन रेट इतना बढ़ गया कि लोगों को लगेगा कि सालों तुमने चूना लगाया है, तुम्हें पता था कूपन रेट बढ़ने वाला है, तो तुम लोगों ने क्या किया? हम लोगों को डिबेंचर चिपका दिए 15% पे, अब तो कूपन रेट 25 पे चले गया है। अगर हम किसी कंपनी से डिबेंचर परचेज करते हैं अगले 5 दिन के बाद, तो 10% इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलता। तो इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल रिस्क आ जाता है, अगली बार आपसे कोई भी डिबेंचर परचेज नहीं करता। तो लोग क्या करते हैं, इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कूपन रेट से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर कर देते हैं, सही है। ये डिसएडवांटेज। फिर एक डिसएडवांटेज ये क्रेडिट वर्दीनेस, अगर रेपुटेशन खराब होगी तो लोग आपका डिबेंचर परचेज नहीं करेंगे। फिर एक डिसएडवांटेज है इन्फ्लेशनरी रिस्क, कि कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो इंटरेस्ट मुझे कम फील हो रहा होता है। सारे साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है। एक बंदा बोल रहा है कि जब इन्फ्लेशन नहीं थी तो 15% इंटरेस्ट अच्छा लगता था, सही। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो 15% रिस्क इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगता है, सही है। तो उसको जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, हमारे डिसएडवांटेज बना दिया उसने। फिर एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी पड़ती है, जैसे हमें पता ही नहीं था।
और लास्ट में लिखा हुआ है कि आपने कुछ कैवियट्स मेंटेन करने होते हैं। कैवियट्स मैं आपको बता चुका, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेंटेन करनी होगी। सिंपल है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कोई मसला? फिर आ जाते हैं फाइनेंस लीज में। नाउ इज द टाइम कि हम अब फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को समझ लें। मैं पहले लीज रिवाइज करा दूं। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। एक पार्टी है लेसॉर या लीजिंग कंपनी, और एक पार्टी है लेसी। सही है। लेसॉर कौन है? सुनना, तीन बातें। लेसॉर वो पार्टी है कि जिसके पास एक फिक्स्ड एसेट मौजूद है। वो फिक्स एसेट क्या कर रहा है कि उसका राइट टू यूज ग्रांट कर रहा है उस पार्टी को जिसको राइट टू यूज चाहिए, यानी कि लेसी को। नंबर टू, कि यहां पे वो कहेगा कि मुझे पीरियोडिक पेमेंट तुम करोगे। और नंबर थ्री, के जब लीज एग्रीमेंट खत्म होगा तो मैं अपना एसेट वापस ले जाऊंगा, उसका पोजेशन में वापस ले लूंगा। तो ये कहलाएगा लेसॉर। और दूसरे एग्रीमेंट में कौन है? पार्टी लेसी, जो तीन बातें करेगा कि मेरे पास एक फिक्स एसेट मौजूद नहीं है, मैं फिक्स एसेट की पोजीशन चाहता हूं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको क्या करूंगा? पीरियोडिक पेमेंट करूंगा, और जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसकी पोजीशन फॉरफीट कर दूंगा। ये जो दो लोगों का आपस में एग्रीमेंट है, ये क्या कहलाता है? लीज एग्रीमेंट। लेसॉर और लेसी। यहाँ पे टाइटल लीज एग्रीमेंट के अंदर किसका होता है? लेसॉर का। सही है। और लीज एग्रीमेंट से पहले किसका होता है? लेसॉर का। और लीज एग्रीमेंट के बाद भी किसका होता है? लेसॉर का। यहाँ पे पोजेशन लीज एग्रीमेंट से पहले किसके पास होती है? लेसॉर के पास। लीज एग्रीमेंट में किसके पास चली जाती है? लेसी के पास। और लीज एग्रीमेंट के पास किसके पास चली जाती है? लेसॉर के पास। ठीक हो गया। पोजेशन का मतलब होता है कि चीज मेरे पास मौजूद है। टाइटल का मतलब होता है कि ओनरशिप मेरी है। ठीक हो गया। यही हमने लीज पढ़ा था। अब फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस देखो। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं लेकिन मैं आपको समझा भी दूंगा। डिफरेंसेस। लीज एग्रीमेंट। सही है। लीज एग्रीमेंट में अगर एसेट की लाइफ 75% या उससे ज्यादा गुजरे, लीज एग्रीमेंट में एसेट की लाइफ 75% या उससे ज्यादा गुजरे, फाइनेंस लीज नंबर वन। लीज एग्रीमेंट में एसेट की कॉस्ट 90% या उससे ज्यादा रिकवर हो जाए, फाइनेंस लीज नंबर वन। लीज एग्रीमेंट में एसेट की लाइफ 75% या उससे ज्यादा गुजरे, लीज फाइनेंस लीज। लीज एग्रीमेंट में एसेट की कॉस्ट 90% या उससे ज्यादा रिकवर हो जाए, फाइनेंस लीज। दो फाइनेंस लीज समझ आ गए। तीसरा, लीज एग्रीमेंट में जो एसेट है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस लेसी के पास हो, फाइनेंस लीज। बात करता हूं इस पे। नंबर फोर, लीज एग्रीमेंट को अगर तुम ब्रीच कर दोगे, लीज एग्रीमेंट को अगर ब्रीच किया लेसी ने, तो पेनल्टी ज्यादा पे करनी पड़ेगी फाइनेंस लीज में। चार बातें हो गई। लीज एग्रीमेंट के अंदर जो एसेट है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, एसेट बैलेंस शीट में नजर आएगा, फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज के तो मैंने पांच बातें कर दी। लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की लाइफ 75% या उससे ज्यादा गुजरे, फाइनेंस लीज। लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की कॉस्ट 90% या उससे ज्यादा रिकवर हो, फाइनेंस लीज। लीज एग्रीमेंट के अंदर अगर रिपेयर और मेंटेनेंस लेसी के हाथ में, फाइनेंस लीज। लीज एग्रीमेंट में अगर एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, फाइनेंस लीज। लीज एग्रीमेंट की अगर ब्रीच करता है लेसी तो उसको पेनल्टी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज समझ आ गया। अब चलते हैं ऑपरेटिंग लीज में। लीज एग्रीमेंट में एसेट की लाइफ 75% से कम गुजरे, ऑपरेटिंग लीज। लीज एग्रीमेंट में अगर एसेट की कॉस्ट 90% रिकवर ना हो, ऑपरेटिंग लीज। लीज एग्रीमेंट में अगर रिपेयर और मेंटेनेंस लेसॉर के हाथ में हो, ऑपरेटिंग लीज। लीज एग्रीमेंट में एसेट जो है अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा सीधा उसको पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लीज। लीज एग्रीमेंट को अगर ब्रीच करता है लेसी और पेनल्टी चमाट कम पड़ती है, तो वो क्या होगा? ऑपरेटिंग लीज। पांच पर डिफरेंस समझ आ गए। छठा डिफरेंस, लीज एग्रीमेंट के बाद। लीज एग्रीमेंट के बाद अगर लेसी के पास राइट टू परचेज मौजूद है, क्या लमसम अमाउंट देके मैं परचेज कर लेता हूं, तो ये फाइनेंस लीज है। अगर लीज एग्रीमेंट के बाद ये राइट टू परचेज लेसी के पास मौजूद नहीं है, तो ऑपरेटिंग लीज। छह डिफरेंसेस समझ आए। अब मैं तुम्हें डिफरेंसेस को एक्सप्लेन भी करता हूं। मैंने अभी तक डिफरेंसेस बताया ना। पहला डिफरेंस, 75% लाइफ आता। बल्कि दोनों डिफरेंस साथ लेके चलता हूं, 70% वाला, 90% वाला। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक एसेट है 10 लाख रुपए का, कंपनी ने उसको क्या किया? लीज पे ले लिया 5 साल के लिए। 1,20,000 रुपए पे कर रही है। कितने पे किए? 6 लाख रुपए। कितने साल यूज किया? 5 साल। मुझे बताओ लीज एग्रीमेंट में लाइफ कितनी गुजरी? 50%। ऑपरेटिंग लीज कितनी कॉस्ट रिकवर की लेसॉर ने? 60%।
तो ये ऑपरेटिंग लीज हो गया। इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। एसेट लाइफ 10 साल है, एक कंपनी ने लीज किया है 7.5 साल। 7.5 साल, 7.5 साल का मतलब ये है कि 75% या उससे ज्यादा लाइफ का गुजर रही है लीज एग्रीमेंट में। क्या हो गया? फाइनेंस लीज। तुम 1,20,000 को मल्टीप्लाई करो 7.5 से, क्या बनेगा? 9 लाख रुपए। तो कॉस्ट 90% या उससे ज्यादा रिकवर हो गई। 10 लाख कॉस्ट थी, 9 लाख रुपए तुमने रिकवर कर लिए। क्या हो गया? फाइनेंस लीज। यानी कि सिर्फ मैंने ड्यूरेशन को 5 से 7 कर लिया, 7.5 कर लिया, तो क्या हो गया? आपसे ऑपरेटिंग लीज से फाइनेंस लीज की तरफ चले गए। बात समझ आ गई? अगला रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस की नहीं, एक बात करते हैं उसकी। लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद राइट टू यूज, अगर सॉरी, राइट टू परचेज अगर लेसी के पास मौजूद हो तो फाइनेंस लीज। मैंने 7.5 साल मशीन यूज की, अब 2.5 साल बच गए हैं उसके। लेसोर को पता है कि अब मैं ये लेके जाऊंगा तो मेरी तो किसी काम की नहीं। किसी को लीज करने की कोशिश करूंगा, बोलेगा बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन जिसके पास मौजूद, उसका हाथ सेट हो चुका है, वो बोलेगा यार अब इतना साल चल गई, 2.5 साल की चला लेते हैं। तो लेसी और लेसोर रेडी है कि यार इसको बेच देते हैं। और लेसी कह रहा है मैं इसको खरीद लेता हूँ। लेसोर आया अपनी मशीन लेने के लिए 7.5 साल के बाद। तो लेसोर ने बोला भाई ये तू खरीदेगा? तो उसने बोला हाँ यार मुझे खरीदनी तो है। तो बोला तुमने मुझे 9 लाख रुपए तो पे कर दिए ना, सही है। मैं अगर तुमसे मजीद इसको लीज पे लेके जाता तो अगले 2.5 साल में तो मुझे कितने पे करते? 3 लाख रुपए, 12 लाख हो जाते ना 10 साल के हिसाब से। 3 लाख पे करते। एक काम करो कि मुझे तुम 2.5 लाख पे कर दो, सही, और मशीन ले लो। लेसी बोलेगा यार 2.5 लाख बहुत ज्यादा है, लमसम तुम मुझे 2 लाख रुपए दे। बोला सही है। लेसी को उसने, लेसौर ने बोला ठीक है मुझे 2 लाख रुपए दो और मशीन तुम रख लो। तो मशीन कितने की? 10 लाख की। इसको कितने मिले? 11 लाख रुपए। लेकिन मजे की बात कि जो मजीद 2.5 साल इसको वेट नहीं करना पड़ा, इसको एक साथ 2 लाख रुपए साथ ही मिल गए। 7.5 साल में इसको सारे पैसे मिल चुके हैं। तो 2.5 साल इसके बच गए, इसके 2.5 साल बच गए, उसके 1 लाख रुपए बच गए। ये क्या हो गया आपके पास? ये लमसम में सेल हो गई। ये ऑप्शन मौजूद है फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में ऑप्शन मौजूद नहीं है। 5 साल के बाद लेसौर आया। अब लेसी ने बोला यार कि तुम मुझसे लमसम अमाउंट लो और ये मुझे बेच दो। उसने बोला पागल हो गया, 5 साल यूज किया, मैं 5 साल किसी और को लीज कर दूंगा। अब तो महंगाई भी बढ़ गई है, मैं तो परसेंटेज भी ज्यादा चार्ज करूंगा। तो अगर तुझे चाहिए तो ये लीज कर ले। बोलेगा यार फिर मुझे 1,20,000 रुपये दो, पागल हो गया, 1,20,000 पे थोड़ी दूंगा। तो ना मैं ना मैं तुझे बेचूंगा ना तुझे मैं, अब पुरानी वाली लीज एग्रीमेंट में नया एग्रीमेंट बनाऊंगा। अब तू मुझे देगा पर मंथ 1,40,000 रुपए। तो मैं अगले 5 साल में कितने कमा सकता हूँ तेरे? 7 लाख रुपए। मैं पागल हो गया तुझे 5 लाख रुपए में मशीन बेच दूं? सही है। तो ऑपरेटिंग लीज में ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। एक बंदा कहता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ कहता है कि सर अगर दोनों एग्रीमेंट कर ले तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एग्रीमेंट कर सकते। लेकिन बिजनेस सेंस ये कहता है कि वो लीज पे नहीं देगा, वो सॉरी वो कैश पे नहीं सेल करेगा। वो बोलेगा भाई एक और लीज रिन्यू कर लो, सही है, मैं तुम्हें लमसम अमाउंट पे नहीं भेजूंगा। या फिर मैंने तो एक और पार्टी रख ली अपने पास, वो मुझे ज्यादा लीज देने को तैयार है। सही होगी बात? समझ आ गई? तो यहाँ पे आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया एक और। अब इसी डिफरेंस से एक और डिफरेंस समझो, रिपेयर और मेंटेनेंस वाली। लेसी को पता है फाइनेंस लीज में कि ये मशीन मेरे सर पे ही आने वाली है, तो एक काम करते हैं उसको प्यार मोहब्बत से चलाता हूँ। इसकी रिपेयर मेंटेनेंस इसको जितना चलाना चाहिए उतना ही चलाता हूँ, इस पर जुल्म नहीं करता। तो रिपेयर मेंटेनेंस फाइनेंस लीज में किसके हाथ में थी? लेसी के हाथ में। और ऑपरेटिंग लीज में किसके हाथ में थी? लेसौर के हाथ में। लेसी ने बोला ये तो मुझे मिलने वाली नहीं है, इसको अनशंड यूज करता हूँ, तबाह बर्बाद कर देता हूँ। 5 साल के बाद तो जब आएगा मैंने इसको तो जूस निकाल दिया होगा। तो लेसौर चक्कर लगाता रहेगा, चेक करता रहेगा कि मशीन में कोई मसला तो नहीं। तो रिपेयर मेंटेनेंस लेसौर के हाथ में, किसमें? ऑपरेटिंग लीज में। और फाइनेंस लीज में किसके हाथ में? लेसी के हाथ में। समझ आया? सही है। ऑफ द बैलेंस शीट आइटम और ऑन द बैलेंस शीट आइटम, इसका सिंपल सा रूल ये है कि फाइनेंस लीज के अंदर ऑन द बैलेंस शीट इसलिए होता है क्योंकि कल को अगर फॉर एग्जांपल वो परचेज कर ही लेता है तो उसकी बैलेंस शीट में पिछले 10 साल से वो मशीन ऑलरेडी 7.5 से ऑलरेडी नजर आ रही थी, अगले 2.5 साल भी नजर आ जाएगी। और ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, तो बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा उसको इनकम स्टेटमेंट से एक्सपेंस आउट कर देगी। बात समझ आई? और लास्ट, पेनल्टी। एक चीज कम टाइम के लिए ले रहे हो तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा लेसोर को, तो वो आपसे भी कम पेनल्टी चार्ज करेगा। एक चीज ज्यादा टाइम के लिए ले रहे हो उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है तो पेनल्टी भी ज्यादा चार्ज करेगा। फाइनेंस लीज में पेनल्टी बड़ी होती है, ऑपरेटिंग लीज में पेनल्टी कम होती है। ये सारी कहानियां ये लिखी हुई हैं, इसको रीड कर लो।
कोई प्रॉब्लम? सॉरी, बंद कर दूं? जब घर में लगे तो बताना, वापस से ऑन कर देंगे। हाँ, कौन? बुखार हो गया? मैंने अब्दुल राफे पिछली क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग लीज जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस में इसलिए दिखाया है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंस लीज सिर्फ लॉन्ग टर्म होता है, तो उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म में दिखाया है। अब ऑपरेटिंग लीज को शॉर्ट टर्म में भी दिखाते, फिर लॉन्ग टर्म में भी दिखाते और फाइनेंस लीज को भी लॉन्ग टर्म में दिखाते तो ज्यादा हो जाता। इसकी एग्जाम्पल ये है कि तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो। अब बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें बेसमेंट बनानी पड़ती है, बेसमेंट बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन यूज करते हो, तो वो तुम 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए लेकर आते हो, तो वो लीज पे लेकर आते हो। बड़ी बड़ी मशीन को यूज करते हो ना, तो 8 महीने के लिए एक मशीन को यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। अब उस मशीन की लाइफ तो होगी 10 साल, होगी 15 साल, तो 15 साल में से तुम सिर्फ 8 महीने यूज कर रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। कौन सी? शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का है, और 5 साल के लिए अगर तुमने उस मशीन को अक्वायर किया हुआ है, तब भी वो 75% लाइफ नहीं बनाते, तो ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन कौन सा? लॉन्ग टर्म। सही है, ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एक कह रहे हैं कि मुझे जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस बता दीजिए, रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये रीड कर लो यहाँ पे, अगर इसको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि फाइनेंस लीज में लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंश्योर करे कि मेंटेन हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है इक्विपमेंट की, या जो और मसले मसाइल जो सॉल्व हो रहे हैं ऑपरेटिंग लीज में, जो है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट जो जाती है वो लेसॉर के हाथ में चली जाती है। चलो, बेहतरीन हो गया, परफेक्ट, समझ आ गया। अब ऑपरेटिंग लीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर फाइनेंस लीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ताकि कोई भी चीज रह ना जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस लीज, इन्होंने ऑपरेट सॉरी सॉरी एडवांटेजेस ऑफ लीज, इन्होंने ऑपरेटिंग नहीं कहा, सिर्फ लीज के एडवांटेजेस और लीज के डिसएडवांटेजेस हैं। लीज का क्या होता है कि जो रेंटल्स हैं वो लेसी पे करता है, तो वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। आपको पता है कि तमाम एक्सपेंसेस क्या होते हैं? टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। तो जो लीज एक्सपेंस होगा वो किस में आ रहा होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हर आने वाली चीज क्या करती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कम कर देती है। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता है तो टैक्स कम हो जाता है, जब टैक्स कम हो जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। ये वाला एडवांटेज है, समझ आ गया? नहीं समझ आया? समझ आ गया, ठीक है। लीजिंग जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस विदाउट डायल्यूटिंग ओनरशिप ऑफ द एसेट। बाय द वे, पहला वाला भी एडवांटेज डेट फाइनेंस का है, दूसरा वाला एडवांटेज भी डेट फाइनेंस का है। यही तो होता है कि लीजिंग में भी आपकी ओनरशिप डायल्यूट नहीं होती है, डेट फाइनेंस में भी नहीं होती है। लिखा हुआ है कि इसकी वजह से जो लेसी है उसको एसेट मिल जाता है लोअर प्राइस पे कि वो हासिल करे उसके मुकाबले। आप लोग सर कैसे? लीज पे उसको 5 साल के 6 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और नॉर्मली अगर वो परचेज करता तो 10 साल में वो 10 लाख रुपए पे कर देने के, 1 साल के 1 लाख रुपए, या तो ज्यादा पे कर रहा है। इसको ऐसे समझो, एक बंदे ने एसेट परचेज किया 10 लाख रुपए का, 5 साल उसने यूज किया, 5 साल के बाद उसने बोला कि अब मुझे इसको बेच देना चाहिए। मार्केट में जाके बेचेगा तो तीन चीज हो सकती है, या तो 5 में बिक जाए, या 5 से ज्यादा बिक जाए, या 5 से कम में बिक जाए। मुझे बताओ इन तीनों प्रोबेबिलिटीज में सबसे ज्यादा होने के चांसेस किसके हैं? 5 से कम होने के। तो इसका मतलब है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल जाके मार्केट में बेचकर आता है 3 लाख रुपए की, 3 लाख की बेचकर आता है, तो इसको कितने का नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए का। और उसने खर्च कितने किए थे? 5 लाख रुपए। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 लाख रुपए। यहाँ पे लीज में इसको कितने खर्चा हुआ था? 6 लाख रुपए का, 1 लाख का फायदा होगा। तो कॉस्ट कम होती है। डॉक्यूमेंटेशन आसान है, लिखत पढ़त ज्यादा इसलिए नहीं होती बैंक लोन में, और बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस में ज्यादा होती है। यहाँ पे लेसोर के ऊपर रिस्क चले जाता है, किस चीज का? ऑब्सोलेंस का। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है?
सड़ जाने का, गल जाने का, खराब हो जाने का, बासी हो जाने का, बेकार हो जाने का। सही है। एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई तुम्हारी मशीन तो बेकार हो गई है। वो बोलेगा, लस्सी बोलेगा तुमने खराब की है। बोला हर तरीके से चेक कर लो, मैंने खराब नहीं की, तुम्हारी मशीन खराब है। उसने हर तरीके से साबित कर दिया कि मैंने खराब नहीं की, तो प्रोग्राम किसका बढ़ेगा? ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है लेसी के लिए आसानी हो जाती है कि वो जो एसेट को ओन करेगा तो प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू कि वो उसको लीज कर ले। इसकी एग्जांपल मैंने ऐसी दी थी आप लोगों को कि एक बिजनेस जो है वो अगर एसेट परचेज करेगा 10 साल के लिए और एक साल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बेच देगा, तो शायद उसको वैल्यू कम मिलेगी। तो जितना यूज किया वो कॉस्ट है, और उसके बाद जो उसने बेचा उसमें इसको जो पैसे कम मिले वो कॉस्ट है। वो कॉस्ट ज्यादा होगी जितना वो लीज पे परचेज करके लेकर आ रहा है, यूज कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन आसान है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑब्सोलेंस का रिस्क लेसोर को चले जाता है। अगर मशीन खराब हो जाए और लेसी साबित कर दे मैंने खराब नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि लेसोर जो है वो फंस जाएगा, क्योंकि टाइटल उसका है। तो अब उसको ही क्या करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। लेसी तो बोलेगा स्लैश को लेके चले जाओ, सही है, अब मुझे यूज नहीं करनी है। जब ये मेरे यूज में है ही नहीं, तो मैं किस बात की तुम्हें रेंटल और पीरियोडिक पेमेंट्स करूं? तो जब तक मैंने जो कर दी, अब तक का सेटल करो हिसाब, इस मशीन को लेके जाओ, अब मैं किसी और से लीज एग्रीमेंट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज है, किसी के नुकसान को एडवांटेज बनाया इन्होंने। जालिम लोग हैं ये लोग, सही। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि आप इन रिजल्ट इट मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन, कि आपकी पे आउट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इन केस अगर आपको मशीन मजेदार नहीं लगती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज बिजनेस की इफेक्ट हो जाएगी अगर लीज रिन्यू नहीं हुआ। भाई फाइनेंस लीज है, उसने बोलते नहीं बेच रहा तुझे, क्या कर लेगा, तुम फंस जाएंगे। अब कहीं कहां से जाके दूसरी मशीन लेकर आएंगे और उसको यूज करेंगे, तो कभी कभी काम रुक जाता है अगर रिलीज एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता है या उसको सेल करने से मना कर दे। चांसेस ये हैं कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ कैविएट सेट कर देते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये डिसएडवांटेज है। और लेसी कभी भी ओनर नहीं बनता एसेट का अगर लेसॉर ना चाहे, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद है कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 टैक्स डिडक्टेबल है। देखो यार, ये अब तक बात समझ आ जानी चाहिए कि जितने भी एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, जैसे कि बैड डेट एक्सपेंस हो गया, जैसे कि आपके पास ये रेंटल सॉरी, ये आपके पास लीज एक्सपेंस हो गया, ये जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। और याद रखना, जितना कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उतना ही टैक्स कम चार्ज होगा, जितना कम टैक्स चार्ज होगा उतना प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तुम इसको ऐसे अज्यूम करो कि मुझे एक्सपेंसेस माइनस करने ही होते, अगर मुझे एक्सपेंसेस माइनस करने ही होते तो मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि पहले मैं टैक्स निकाल लूं ग्रॉस प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता उसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस कर लेता। तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेंसेस क्या होते, टैक्स का पार्ट नहीं बनते। और याद रखना कि इनकम जब टैक्स का पार्ट बढ़ती है तो टैक्स को बढ़ा देती है, एक्सपेंसेस जब टैक्स का पार्ट बनते हैं तो टैक्सेस को कम कर देते हैं। सिंपल सी बेसिक साइंस। भाई अगर मुझे कहा जाए, सुनना, कि मैं बिजनेस हूं और मुझे कहते तुम्हारे रेवेन्यू पे टैक्स लगेगा, मैं बोलूंगा पागल वागल हो गए हो क्या, मेरे एक्सपेंसेस भी तो हो रहे हैं, जो मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूं तो उसमें मुझे फायदा दो। तुम मेरे रेवेन्यू पे मुझे नुकसान दे रहे हो, टैक्स नुकसान है ना, तो मेरे एक्सपेंसेस में मुझे फायदा दो। तो टैक्सेस एक्सपेंसेस में फायदा देते हैं और रेवेन्यू में नुकसान देते हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना ज्यादा फायदा। तो एक लीज एक्सपेंस ऐड होगा तो क्या होगा, टैक्स में फायदा मिल जाएगा। इसी कहानी को इन्होंने यहाँ पे एडवांटेज के तौर पे बता दिया। ये बात अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, जितने एक्सपेंसेस उतना आपका क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा, उतना ही आपका टैक्स कम हो जाएगा, उतना ही आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। एडवांटेजेस समझ आ गए, डिसएडवांटेजेस समझ आ गए, किसी का कोई सवाल? हम लोगों ने जो है वो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस कर लिए तीनों, हमने फाइनेंस लीज भी कर लिया, हम लोगों ने जो है वो टर्म लोन्स भी कर लिए, और हम लोगों ने बॉन्ड्स भी कर लिए। सही है। अब एक काम करते हैं कि जो हमारी कल की आखिरी क्लास है उसमें हम करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स। इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे,
और हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज घेर बढ़ाकर स्पीड बढ़ा के कर दूं, लेकिन फायदा नहीं है, स्पीड बढ़ जाएगी, समझ नहीं आएगा। एक आखिरी छोटा सा पार्ट रह गया है, वो पार्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे का भी नहीं है, तो कल सुकून से निकाल लेते हैं, तो 4 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद की इंशाल्लाह क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, वो एक और चिरांद है। सही है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।